गुड नून एवरीवन। सो आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं और जो आज की क्लास रहेगी, आज का जो टॉपिक आपका रहेगा वो रहेगा मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो आज हम किसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं? आज हम पढ़ने जा रहे हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में। अब जैसा कि आपको देखना है कि ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है ये जो है दो वर्ड से मिलके बनता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल दो वर्ड से मिलके बनता है। मेंस्ट्रुअल का मतलब क्या होता है? मेंसेस। मेंस्ट्रुअल का मतलब क्या होता है? मेंसेस। मेंसेस या फिर आप इसको क्या बोलो? पीरियड्स बोलो। ठीक है। और साइकिल मतलब मंथ में रिपीट होता है। ठीक है, हर अपने इंटरवल पे रिपीट होता रहता है। उसके रिपीट होने की वजह से हम लोग इसको क्या बोलते हैं? मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं। तो मेंसेस और जो पीरियड्स हैं वो हर एक अपनी साइकिल में रिपीट होते हैं, इसलिए इसका नाम क्या है? मेंस्ट्रुअल साइकिल। जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो एक विजिबल मैनिफेस्टेशन है। विजिबल मैनिफेस्टेशन मतलब जो आपको बाहर दिखे। अब जब भी मेंसेस आते हैं, पीरियड्स आते हैं, तो बाहर की तरफ आपको जो है ब्लीडिंग दिखाई देती है। तो इसीलिए जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो एक विजिबल मैनिफेस्टेशन है, आपको बाहर की तरफ दिखाई देता है। अब बाहर की तरफ क्या दिखाई देता है? बाहर आता है ब्लड। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो विजिबल मैनिफेस्टेशन है वो किस वजह से हो रही है? क्योंकि यूट्रस ब्लीड कर रहा है। यूट्रस क्या कर रहा है? ब्लीड कर रहा है। अब यूट्रस में ब्लीडिंग क्यों हो रही है? यूट्रस में ब्लीडिंग इसलिए हो रही है क्योंकि यूट्रस के अंदर एक लेयर प्रेजेंट होती है। यूट्रस के अंदर एक लेयर प्रेजेंट होती है जिस लेयर का नाम क्या है? एंडोमेट्रियम लेयर। ठीक है, तो यूट्रस के अंदर आपकी क्या बन रही है? एक लेयर बन रही है और इस लेयर का नाम क्या है? एंडोमेट्रियम लेयर है। ठीक है, तो ये जो एंडोमेट्रियम लेयर है ये बेसिकली टूटती है। हर एक साइकिल में एंडोमेट्रियम लेयर टूटती है। अब जब जब ये एंडोमेट्रियम लेयर जो है ये टूटेगी, एंडोमेट्रियम लेयर के साथ साथ जो ब्लड वेसल्स हैं वो भी टूटेगी। एंडोमेट्रियम लेयर टूटेगी, एंडोमेट्रियम ब्लड वेसल्स टूटेगी, एंडोमेट्रियम ग्लैंड्स टूटेंगे। ठीक है, तो जब ब्लड वेसल टूटेगी तो वो क्या रिलीज करेगी? वो ब्लड रिलीज करेगी, है ना। तो एंडोमेट्रियम लेयर टूटने की वजह से ये लेयर जब टूटी, साथ में ब्लड वेसल टूटी, तो यहाँ पे क्या हो गया? बहुत सारी एंडोमेट्रियल टिश्यूज आ गए और ब्लड आ गया। अब यही एंडोमेट्रियल टिश्यूज और जो ब्लड है वो बाहर आता है, जो कि आपको बाहर विजिबल होता है। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या हो गई? मेंस्ट्रुअल साइकिल एक विजिबल मैनिफेस्टेशन हो गई जो आपको बाहर की तरफ दिखती है। विजिबल मैनिफेस्टेशन किस चीज की? यूट्रस ब्लीड कर रहा है उसकी। और यूट्रस क्यों ब्लीड कर रहा है? क्योंकि जो एंडोमेट्रियम लेयर है वो श्रेड हो रही है। श्रेड होना मतलब एंडोमेट्रियम लेयर जो है वो टूट रही है। उसके टूटने की वजह से यूट्रस ब्लीड कर रहा है और यूट्रस ब्लीड करने की वजह से बाहर आपको दिखाई दे रहा है। अब ये जो सारा प्रोसेस होता है, ये सारा प्रोसेस आपका जो कंट्रोल में होता है, ये पूरा का पूरा प्रोसेस कंट्रोल में होता है HPO एक्सिस हार्मोन के। ठीक है, किसके कंट्रोल में होता है? HPO एक्सिस हार्मोन। HPO एक्सिस में H का मतलब है हाइपोथैलेमस, P का मतलब है पिट्यूटरी और O का मतलब है ओवेरियन। तो हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, ओवेरियन एक्सिस के कंट्रोल में ये जो आपका प्रोसेस है ये पूरा देखने के लिए मिलता है। तो बात करें तो मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है? मेंस्ट्रुअल साइकिल एक विजिबल मैनिफेस्टेशन है। विजिबल मैनिफेस्टेशन का मतलब क्या होता है? विजिबल मैनिफेस्टेशन का मतलब होता है जो आपको बाहर की तरफ दिखाई दे। कहाँ दिखाई दे? बाहर की तरफ, बाहर की तरफ दिखाई दे। ठीक है, अभी जो विजिबल मैनिफेस्टेशन है इसमें बाहर की तरफ क्या दिखाई दे रहा है? यूट्राइन ब्लीडिंग। ठीक है, क्या दिखाई दे रही है? यूट्राइन ब्लीडिंग। अब ये यूट्राइन ब्लीडिंग क्यों हो रही है? यूट्राइन ब्लीडिंग हो रही है ड्यू टू, किस कारणवश हो रही है? ये यूट्रस से ब्लीडिंग हो रही है क्योंकि एंडोमेट्रियम लेयर जो है, एंडोमेट्रियम लेयर के, एंडोमेट्रियम लेयर के टूटने से। ठीक है, तो ये जो यूट्राइन में ब्लीडिंग हो रही है, यूट्रस जो ब्लीड कर रहा है वो एंडोमेट्रियम लेयर के टूटने की वजह से ब्लीड कर रहा है। और जो यूट्रस ब्लीड कर रहा है और एंडोमेट्रियम लेयर है वो सारी बाहर निकल के आ जाती है वेजाइना के थ्रू, वही आपको बाहर की तरफ विजिबल होती है और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं। तो अब ये जो पूरा का पूरा जो प्रोसेस है, ये पूरा का पूरा जो प्रोसेस है वो कंट्रोल में हो रहा है। किस हार्मोन के कंट्रोल में हो रहा है? HPO एक्सिस हार्मोन के कंट्रोल में हो रहा है। ठीक है, अब जो HPO एक्सिस है मैंने आपको बताया, H का मतलब क्या है? H का मतलब है हाइपोथैलेमस। ठीक है, H क्या है? हाइपोथैलेमस है।
फिर पी आपका किस लिए स्टैंड करता है? पी स्टैंड करता है पिट्यूटरी के लिए, और ओ किसके लिए स्टैंड करता है? ओ स्टैंड करता है ओवरीज के लिए। तो तीन चीजें हैं, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, ओवेरियन एक्सिस। ये जो पूरा का पूरा एक्सिस है, ये इस पूरे सिनेरियो को क्या करता है? इस पूरे सिनेरियो को कंट्रोल करता है। तो हाइपोथैलेमस क्या करता है? हाइपोथैलेमस एक हार्मोन रिलीज करता है। कौन सा हार्मोन रिलीज करता है? गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। कौन सा हार्मोन रिलीज करता है? गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। तो यहाँ पे आपका क्या होगा? हाइपोथैलेमस ने रिलीज किया एक हार्मोन जिसे हमने क्या बोला? गोनाडोट्रोफिन हार्मोन। ये जो गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, कौन सा हार्मोन? गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। तो हाइपोथैलेमस भैया जो है वो एक हार्मोन रिलीज करते हैं, गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। ऐसा हार्मोन जो आगे जाकर के गोनाडोट्रोफिन्स को रिलीज कराएगा। तो हाइपोथैलेमस ने किसके दरवाजे पे दस्तक दी? पिट्यूटरी के दरवाजे पे। हाइपोथैलेमस ने एक हार्मोन रिलीज किया, गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। ये गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन किसको जाकर के स्टिमुलेट करेगा? पिट्यूटरी भैया को डिस्टर्ब करेगा। अब ये जाकर के पिट्यूटरी भैया को उठाएगा कि उठिए, फटाफट उठिए, हाइपोथैलेमस ने बोला है कि आपको गोनाडोट्रोफिन हार्मोन रिलीज करने हैं। तो यहाँ पे जो पिट्यूटरी है, दो गोनाडोट्रोफिन हार्मोन को रिलीज करेगा। वो हार्मोन आपके क्या है? एक है एफएसएच और एक है एलएच। एफएसएच हार्मोन जो है, इसकी फुल फॉर्म क्या है? फॉलिक्यूलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इसकी फुल फॉर्म क्या है? फॉलिक्यूलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, तो आपका एफएसएच हार्मोन कौन सा है? एफएसएच हार्मोन है फॉलिक्यूलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और वहीं पे एलएच आपका जो है, एलएच है आपका ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। कौन सा हार्मोन? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। तो आपका हाइपोथैलेमस ने क्या रिलीज किया? हाइपोथैलेमस ने रिलीज किया गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। और उस गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन ने जाकर के किसके दरवाजे पे दस्तक दी? पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड ने दो हार्मोन रिलीज किए। कौन कौन सा हार्मोन? फॉलिक्यूलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और दूसरा कौन सा रिलीज किया? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। अब ये जो दोनों के दोनों हार्मोन है, एफएसएच और एलएच, ये जाकर के किसको स्टिमुलेट करते हैं? ये जाकर के स्टिमुलेट करेंगे ओवरीज को। और ओवरीज क्या करेगी? इसके रेस्पॉन्स में ओवरीज क्या करेगी? फर्दर ओवरीज दो हार्मोन रिलीज करेगी, एस्ट्रोजन हार्मोन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। ठीक है, फिर आपके कौन से दो हार्मोन रिलीज होंगे? दो हार्मोन रिलीज होंगे, एस्ट्रोजन हार्मोन, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। तो हाइपोथैलेमस ने क्या रिलीज किया? गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। फिर उसने पिट्यूटरी को स्टिमुलेट किया, पिट्यूटरी ने रिलीज किया फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। और उन दोनों हार्मोन ने किसको स्टिमुलेट किया? ओवरीज को स्टिमुलेट किया। फिर ओवरीज ने अपने दो हार्मोन रिलीज किए, एक एस्ट्रोजन हार्मोन रिलीज किया और एक प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। तो ये सारे जो हार्मोन्स होते हैं, ये मिलके क्या कराते हैं? मेंस्ट्रुअल साइकिल कराते हैं। ये सारे हार्मोन मिलके क्या कराते हैं? मेंस्ट्रुअल साइकिल कराते हैं। तो अभी तक हमने क्या डिस्कस किया कि मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होती है? एक विजिबल मैनिफेस्टेशन है जो यूट्रस से ब्लीड करने की वजह से होती है। यूट्रस क्यों ब्लीड कर रहा है? क्योंकि एंडोमेट्रियम टूट रही है। और ये सारा जो प्रोसेस हो रहा है, ये जो है HPO एक्सिस हार्मोन के कंट्रोल में हो रहा है। HPO एक्सिस क्या है? हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, ओवेरियन एक्सिस। ये इस पूरे एक्सिस के, इसके जो भी हार्मोन रिलीज हो रहे हैं, इसके कंट्रोल में ये पूरा प्रोसेस जो होता है हमारा, ये चालू होता है। अब हम बात करते हैं कि आपकी एक छोटे से गोल्डन पॉइंट्स हैं, जो नोट्स हैं, वन लाइनर है, जिससे क्वेश्चंस पूछने के लिए मिलता है। तो कुछ क्वेश्चंस के बारे में मैं आपको डिस्कस करूंगी। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि जो आपका पहली बार जब एक गर्ल, ठीक है, पहली बार जब एक गर्ल ये प्यूबर्टी अटेन करती है, जब उसको पहली बार मेंस्ट्रुअल साइकिल आती है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? जब किसी भी एक लड़की को पहली बार मेंस्ट्रुअल साइकिल आती है, तो इसको क्या बोला जाता है? तो पहला क्वेश्चन आपका क्या है? पहली बार जब गर्ल को मेंस्ट्रुअल साइकिल आता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मिनार्के। ठीक है, तो फर्स्ट टाइम अगर किसी लड़की को मेंस्ट्रुअल साइकिल आता है, जब फर्स्ट टाइम मेंस्ट्रुअल साइकिल आता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मिनार्के बोलते हैं। तो मिनार्के का मतलब क्या हो गया? जब पहली बार किसी को मेंस्ट्रुअल साइकिल आए, पहली बार किसी को पीरियड्स आए, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मिनार्के बोलते हैं। अब मिनार्के की मीन एज क्या होती है? आपको क्या लगता है कि कब आपका मिनार्के अटेंड हो जाना चाहिए? सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या है? मिनार्के जो है वो कब अटेंड होना चाहिए?
तो मिनार्के जो है वो 13 साल की उम्र में आ जाना चाहिए। अगर किसी लड़की को 10 साल से पहले ही मिनार्के आ गया है, मतलब वो 10 इयर्स की हुई भी नहीं और उसको पहले ही क्या आ गया, मिनार्के आ गया, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं प्री कॉकियस प्यूबर्टी। प्री माने पहले, जब उसको होना था, जब उसको प्यूबर्टी अटेन होनी चाहिए थी, उससे पहले ही उसको क्या हो गया है, मेंस्ट्रुअल साइकिल आ गया है, या फिर प्यूबर्टी टाइम से पहले ही अटेंड हो गई, जहां 13 इयर्स में होना चाहिए था वो पहले ही हो गई, उसको हम बोलते हैं प्री कॉकियस प्यूबर्टी। और अगर किसी लड़की को 16 साल तक भी पीरियड्स नहीं आए हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं डिलेड प्यूबर्टी, कि 13 साल में आ जाना चाहिए था लेकिन 16 साल तक नहीं आया, तो उसे हम क्या बोलते हैं, डिलेड प्यूबर्टी। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, जब पहली बार किसी गर्ल को मेंस्ट्रुअल साइकिल आता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, मिनार्के बोलते हैं। मिनार्के का मीन एज क्या है, मिनार्के कब आना चाहिए, मिनार्के का मीन एज क्या है, तो मिनार्के जो है उसका मीन एज होता है 13 ईयर्स। कब आपका किसी लड़की को जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल आ जानी चाहिए, 13 साल की उम्र में आ जानी चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि अगर 10 साल से पहले ही जो है प्यूबर्टी अटेन हो गई या मेंस्ट्रुअल साइकिल आ गई तो उसको हम क्या बोलेंगे, 10 ईयर से पहले ही 10 ईयर से पहले ही मेंस्ट्रुअल साइकिल अगर आ जाए तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं प्री कॉकियस इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्री कॉकियस प्यूबर्टी। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, प्री कॉकियस प्यूबर्टी बोलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि अगर किसी को 16 साल की उम्र तक भी मेंस्ट्रुअल साइकिल अटेन नहीं हो रहा है तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, 16 इयर्स तक भी मेंस्ट्रुअल साइकिल अटेन नहीं हुआ तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं डिलेड प्यूबर्टी। क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं डिलेड प्यूबर्टी। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसके बाद पूछता है कि जब मेंस्ट्रुअल साइकिल आना बंद हो जाए, जब मेंस्ट्रुअल साइकिल का सिजेशन हो जाए, सिजेशन मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल आना रुक जाए, तब हम उसको क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं मीनोपोज। क्या बोलते हैं, मीनोपोज। मीनोपोज का मीन एज कितना होता है, 45 ईयर्स। 45 ईयर्स के बाद जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो आनी क्या हो जाती है, बंद हो जाती है। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो सिजेशन होता है, सिजेशन मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल का आना बंद हो जाना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं मीनोपोज। क्या बोलते हैं, मीनोपोज बोलते हैं। अब जो मीनोपोज है उसकी मीन एज क्या होती है, ठीक है, मीनोपोज की मीन एज क्या होती है, तो मीनोपोज की जो मीन एज होती है वो होती है 45 ईयर्स। कितने टाइम पे मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो आनी बंद हो जानी चाहिए, 45 ईयर्स पे मेंस्ट्रुअल साइकिल आनी बंद हो जानी चाहिए। अब एक क्वेश्चन क्या पूछता है, एक क्वेश्चन पूछता है कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसमें जो ब्लड आ रहा है, ठीक है, आइडियली क्या होता है, मान लो आपको कहीं पे कट लगा, ब्लड आया, थोड़े टाइम में वो क्या हो जाता है, बंद हो जाता है और क्लोट हो जाता है वहां पे, ठीक है, घाव भरने लग जाता है, वहां पे क्लोट बन जाता है। लेकिन जो मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो ब्लड है उसमें क्लोटिंग नहीं हो रही है, ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो ब्लड है वो लिक्विड हो रहा है, लिक्विड जैसा सही आ रहा है, उसमें क्लोटिंग नहीं हो रही है। तो किसकी वजह से क्लोटिंग नहीं हो रही है, तो दो एंजाइम्स की वजह से उसके अंदर जो है, जो आपका मेंस्ट्रुअल ब्लड है वो कोएगुलेट नहीं होता है। दो चीजों की वजह से जो मेंस्ट्रुअल ब्लड है वो जो है वो कोएगुलेट नहीं होता है। वो दो चीजें हैं, प्लाज्मिन और फिब्रिनोलाइसिन। तो जो मेंस्ट्रुअल ब्लड है उसमें क्लोटिंग ना होना या मेंस्ट्रुअल ब्लड कोएगुलेट क्यों नहीं होता है, क्योंकि उसके अंदर दो चीजें होती हैं, एक होता है प्लाज्मिन और एक होता है फिब्रिनोलाइसिन, जो उसको कोएगुलेट होने नहीं देते हैं। तो जो मेंस्ट्रुअल ब्लड है, मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो ब्लड आता है ये लिक्विफाई कैसे रहता है, कोएगुलेट क्यों नहीं होता, कोएगुलेट मतलब क्लोट्स नहीं बनते हैं। किसकी वजह से नहीं बनते, एक आपका हो गया प्लाज्मिन और दूसरा क्या हो गया, फिब्रिनोलाइसिन। इनकी वजह से
मेंस्ट्रुअल जो ब्लड है प्लाज्मिन और फिब्रिनोलाइसिन, कौन से? प्लाज्मिन और फिब्रिनोलाइसिन। प्लाज्मिन और फिब्रिनोलाइसिन की वजह से जो मेंस्ट्रुअल ब्लड है वो कोएगुलेट नहीं होता है, जो मेंस्ट्रुअल ब्लड है वो लिक्विफाइड रहता है, ठीक है, लिक्विड जैसा ही निकलता रहता है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछता है, एक और क्वेश्चन पूछता है कि मीन एज क्या है रिप्रोडक्टिव ईयर्स की, ठीक है। रिप्रोडक्टिव जो एज होती है जिसमें आपके जो कपल्स होते हैं वो एलिजिबल होते हैं, जो कपल है वो कंसीव कर सकते हैं, तो वो जो रिप्रोडक्टिव एज होती है वो क्या होती है? अगर आप रिप्रोडक्टिव एज की बात करें, रिप्रोडक्टिव एज जो होती है वो 15 से 45 साल होती है। कितने साल होती है? 15 से 45 साल होती है। पहले ये 15 से 45 साल थी, अभी ये बढ़ा करके 15 से 49 साल कर दिया है, ठीक है। तो जो रिप्रोडक्टिव एज है वो पहले ये प्रीवियस डाटा है, ठीक है। पहले कितनी मानी जाती थी? पहले मानी जाती थी 15 से 45 साल, लेकिन अभी डब्ल्यूएचओ ने इसको कितना कर दिया है? डब्ल्यूएचओ ने बढ़ा करके इसको कर दिया है 15 से 49 ईयर्स ऑफ एज। तो अभी जो करंटली रिप्रोडक्टिव एज है वो कितनी होती है? 15 से 49 ईयर्स ऑफ एज। और जो आपके एलिजिबल कपल है वो भी 15 से 49 ईयर्स ऑफ एज जो है उसमें क्या कर सकते हैं? कंसीव कर सकते हैं। तो ये हमने बेसिक कुछ क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस किया जो कि मेंस्ट्रुअल साइकिल से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसके बारे में हमने डिटेल में क्या किया? डिस्कस किया है। अभी जो हम नेक्स्ट चीज पढ़ने जा रहे हैं, अब हम फेजेस पढ़ेंगे। जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो डिफरेंट फेजेस में डिवाइड होती है, ठीक है। मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो दो जगह चलती है। पहली चीज तो आपको ये क्लियर होनी चाहिए, मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो दो जगह ऑपरेट होती है। कहाँ कहाँ पे ऑपरेट होती है? मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है आपका वो आपके यूट्रस में भी चलती है और ओवरीज में भी चलती है। मेंस्ट्रुअल साइकिल जब यूट्रस में भी चल रही होती है, सेम टाइम पे ओवरीज में भी जो है कुछ चेंजेस देखने के लिए मिलते हैं। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल में दो जगह आपको चेंज देखने के लिए मिलते हैं। कहाँ कहाँ पे चेंजेस देखने के लिए मिलते हैं? एक तो गर्भाशय यूट्रस में चेंजेस होते हैं और दूसरा जो है ओवरीज, उसके अंदर बदलाव देखने के लिए मिलते हैं। तो ये जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल में, अगर हम मेंस्ट्रुअल साइकिल की बात करें तो मेंस्ट्रुअल साइकिल में आपके दो जगह चेंजेस आते हैं, टू एरियाज में चेंजेस देखने के लिए मिलते हैं। कौन कौन सी जगह में चेंजेस देखने के लिए मिलते हैं? एक आपका होता है यूट्राइन चेंजेस, यूट्रस में जो चेंजेस देखने के लिए मिल रहे हैं, और दूसरा आपका जो होता है वो होता है ओवेरियन चेंजेस। कौन से चेंजेस होते हैं? ओवेरियन चेंजेस होते हैं। तो दो जगह आपके चेंजेस देखने के लिए मिल रहे हैं। एक तो आपका देखने के लिए मिल रहे हैं यूट्रस में बदलाव, और सेम टाइम पे आपको कहाँ देखने के लिए मिल रहे हैं? ओवेरियन चेंजेस। तो यूट्रस के अंदर क्या होता है? जो चेंजेस आते हैं वो डिफरेंट फेजेस में आते हैं। सबसे पहले यूट्रस के अंदर होती है ब्लीडिंग फेज। कौन सी फेज होती है? ब्लीडिंग फेज। इस ब्लीडिंग फेज को ही हम लोग मेंस्ट्रुअल फेज भी बोलते हैं, ठीक है। ब्लीडिंग फेज जिसमें पहले 4 दिन, कब से कब तक होती है? फर्स्ट से 4 डेज तक क्या होती है? ब्लीडिंग होती है। हम सबको पता है मेंस्ट्रुअल साइकिल में पहले 4 दिन क्या आता है? ब्लड आता है। तो फर्स्ट से 4 डेज जो सबसे पहला जो चेंज आता है यूट्रस के अंदर वो आता है ब्लीडिंग फेज। ब्लीडिंग फेज को ही हम लोग मेंस्ट्रुअल फेज भी बोलते हैं। इसके फर्दर और भी बहुत सारे नाम है जो हम डिस्कस करेंगे। तो पहले 4 दिन जब यूट्रस के अंदर बदलाव आ रहे हैं, उस टाइम पे ओवरीज के अंदर कोई भी बदलाव देखने के लिए नहीं मिलते हैं। तो पहली जो स्टेज आ रही है, जो पहले यूट्रस के अंदर बदलाव आ रहे हैं, वो कौन सी फेज आ रही है? सबसे पहली जो फेज आ रही है वो आ रही है ब्लीडिंग फेज। कौन सी फेज आ रही है? ब्लीडिंग फेज आ रही है। इस ब्लीडिंग फेज का जो दूसरा नाम है वो क्या नाम होता है? मेंस्ट्रुअल फेज। क्या होता है? मेंस्ट्रुअल फेज। इस फेज के दौरान जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसमें क्या होता है? ब्लीडिंग होती है, ठीक है। ये कब से कब तक होती है? 1 से 4 डेज तक। कब से कब तक देखने के लिए मिलती है? पहले 4 दिन देखने के लिए मिलती है। अब जो ब्लीडिंग फेज है, इस ब्लीडिंग फेज के और भी नाम है, ऑल्सो नोन एज, इसके दूसरे क्या क्या नाम है? इसको हम लोग कैटामेनिया भी बोलते हैं और इमेनिया भी बोलते हैं। फिर इसको हम लोग पीरियड्स भी बोलते हैं, इसको हम मेंसेस भी बोलते हैं, ठीक है। तो बेसिकली हमारे जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसमें दो जगह चेंजेस देखने के लिए मिल रहे हैं। कहाँ कहाँ पे? यूट्रस में चेंजेस देखने के लिए मिल रहे हैं और ओवरीज में चेंजेस देखने के लिए मिल रहे हैं। तो यूट्रस में जो सबसे पहला बदलाव देखने के लिए मिलता है, सबसे पहला जो फेज देखने के लिए मिलता है वो देखने के लिए मिलता है ब्लीडिंग फेज। जो ब्लीडिंग फेज है इसी को हम मेंस्ट्रुअल फेज भी बोलते हैं। तो ब्लीडिंग फेज जो होता है वो 1 से 4 डेज तक देखने के लिए मिलता है। ब्लीडिंग फेज के ही अनदर नाम है कैटामेनिया, इमेनिया, मेंसेस, पीरियड्स। सबसे अच्छी बात क्या है कि जब ये
आपके यूट्रस के अंदर ये सब जो बदलाव आ रहे होते हैं उस टाइम पे, जब यूट्रस के अंदर ये सारे चेंजेस हो रहे हैं, तो उस टाइम पे ओवरीज के अंदर कोई भी बदलाव देखने के लिए नहीं मिलते हैं। तो पहली फेज हमारी कौन सी हो गई? ब्लीडिंग फेज। मेंस्ट्रुअल फेज किसके अंडर हो रही है? यूट्रस के अंडर हो रही है। लेकिन जब ये यूट्रस के अंदर हो रही है तो उस टाइम पे आपका ओवरीज के अंदर कोई भी चेंजेस देखने के लिए नहीं मिलते हैं। फिर हमारी आती है सेकेंड फेज। कौन सी फेज आती है? सेकेंड फेज आती है। सेकेंड फेज जो आती है इसका नाम होता है प्रोलिफेरेटिव फेज। कौन सी फेज होती है? प्रोलिफेरेटिव फेज। ये जो प्रोलिफेरेटिव फेज है ये कब से कब तक चलती है? ये चलती है 5वें से 14वें दिन तक। कब तक चलती है? 5 to 14 डेज के लिए जो फेज आती है उसका नाम क्या है? प्रोलिफेरेटिव फेज। जब आपकी यूट्रस के अंदर प्रोलिफेरेटिव फेज चल रही होती है उसी सेम टाइम पे ओवरीज के अंदर एक और फेज चल रही होती है। जब आपके यूट्रस के अंदर प्रोलिफेरेटिव नाम की फेज चल रही होती है उसी सेम टाइम पे ओवरीज के अंदर भी कुछ बदलाव आ रहे होते हैं। तो ओवरीज के अंदर उस टाइम पे जो फेज चलती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फॉलिक्यूलर फेज। क्या नाम है? फॉलिक्यूलर फेज। ये भी कब से कब तक चलती है? 5वें से 14वें दिन तक चलती है। तो जो फॉलिक्यूलर फेज है वो भी आपकी कब से कब तक देखने के लिए मिलती है? 5वें से 14वें दिन तक देखने के लिए मिलती है। फिर हमारी आती है तीसरी फेज। ठीक है, तो जब यूट्रस के अंदर प्रोलिफेरेटिव फेज हो रही है तब उसी सेम टाइम पे ओवरीज के अंदर कौन सी फेज हो रही है? फॉलिक्यूलर फेज हो रही है। अब हम थर्ड फेज की बात करते हैं जो यूट्रस के अंदर देखने के लिए मिलती है, वो होती है सिक्रेटरी फेज। कौन सी फेज होती है? सिक्रेटरी फेज होती है। सिक्रेटरी फेज को हम प्रिपरेटरी फेज भी बोलते हैं। प्रिपरेटरी मतलब अभी अपने आप को तैयार कर रही होती है। डिटेल में अभी हम डिस्कस करेंगे। इसको हम लोग प्रिपरेटरी फेज भी बोलते हैं। ये कब से कब तक देखने के लिए मिलती है? 15वें से 28वें दिन तक। कब से कब तक देखने के लिए मिलती है? 15वें से 28वें दिन तक। जब आपके यूट्रस के अंदर सिक्रेटरी फेज या फिर प्रिपरेटरी फेज चल रही होती है उसी सेम टाइम पे ओवरीज के अंदर चल रही होती है ल्यूटियल फेज। कौन सी फेज चल रही होती है? ल्यूटियल फेज चल रही होती है। और ये जो ल्यूटियल फेज है ये कब से कब तक चलती है? ये 15वें से 28वें दिन तक चलती है। तो कुल मिलाकर के क्या बोलते हैं कि आपकी दो टाइप के फेजेस में जो है वो डिवाइड है मेंस्ट्रुअल साइकिल। यूट्राइन चेंजेस आते हैं, ओवेरियन चेंजेस आते हैं। यूट्रस के अंदर 3 फेजेस होती है, ब्लीडिंग फेज, प्रोलिफेरेटिव फेज, सिक्रेटरी फेज। जब यूट्रस के अंदर ब्लीडिंग फेज चल रही होती है तो ओवरीज के अंदर कोई भी फेज नहीं होती है। लेकिन जब यूट्रस के अंदर आपकी सेकेंड फेज आती है प्रोलिफेरेटिव फेज तो सेम टाइम पे ओवरीज के अंदर फॉलिकुलर फेज चल रहा होता है। जब यूट्रस के अंदर तीसरी फेज आती है सिक्रेटरी फेज या फिर प्रिपरेटरी फेज उसी सेम टाइम पे ओवरीज के अंदर जो आपकी चल रही होती है वो ल्यूटियल फेज चल रही होती है। तो ये हमारे फेजेस हैं। अब हम एक एक फेजेस को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा फेज है जो यूट्रस के अंदर हमें चेंजेस बदलाव देखने के लिए मिल रहे हैं, तो जो सबसे पहली फेज है वो हमारी कौन सी फेज है? सबसे पहली हमारी फेज आती है ब्लीडिंग फेज। कौन सी फेज आती है? ब्लीडिंग फेज। इसी को हम लोग कौन सी फेज बोलते हैं? मेंस्ट्रुअल फेज बोलते हैं, या फिर आप साइकिल बोल सकते हो। मेंस्ट्रुअल फेज, ब्लीडिंग फेज और मेंस्ट्रुअल फेज कब से कब तक देखने के लिए मिलती है? 1 से 4 दिन तक ये आपकी जो फेज है वो देखने के लिए मिलती है। तो सबसे पहली फेज कौन सी है? ब्लीडिंग फेज, या फिर इसी को हम क्या बोलते हैं? मेंस्ट्रुअल फेज। कब से कब तक देखने के लिए मिलती है? पहले से 4 दिन। बट आपको याद क्या रखना है, जब ये यूट्रस के अंदर ब्लीडिंग फेज हो रही है उस टाइम पे ओवरीज के अंदर कुछ भी नहीं हो रहा होता है। अब हम इसकी स्टार्टिंग करते हैं। अब क्या होगा, ये जो ब्लीडिंग फेज है या फिर ये जो मेंस्ट्रुअल फेज है ये कब आई होगी? आपकी लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल गई। ठीक है, लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल हम लोग एवरेज मान के चलते हैं 28 दिन की होती है। एवरेज जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है हम कितने दिन की मान के चलते हैं? 28 दिन की मान के चलते हैं। वैसे जो मेंस्ट्रुअल साइकिल का इंटरवल होता है ये आप लोग लिख लीजिएगा। जो मेंस्ट्रुअल साइकिल का इंटरवल होता है वो 21 से 35 दिन तक होता है। 21 से 35 दिन, किसी के अंदर 23 दिन की होती है, किसी के अंदर 24 दिन की होती है, किसी के अंदर 28 दिन की होती है, किसी के अंदर 26 दिन की होती है। तो जो इंटरवल होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल का वो 21 से 35 दिन होता है। अगर 21 से कम दिन में मेंस्ट्रुअल साइकिल आ रही है तो भी प्रॉब्लम है, 35 दिन हो गए फिर भी मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आई तो भी प्रॉब्लम है। एवरेज मेंस्ट्रुअल साइकिल की बात करें तो 28 दिन की जो होती है आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है। तो फॉर एन एग्जांपल कोई लेडी है, उसके अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल चल रही थी, 28वां दिन आ गया। ठीक है, अब जो है दूसरा साइकिल स्टार्ट होने वाला है, 28 दिन के बाद दूसरा साइकिल स्टार्ट होगा। तो अब जो है उसका फर्स्ट जो है, अब फर्स्ट डेट आ गई, 28 दिन कंप्लीट हो गए, अब जो है फर्स्ट डे आ गया, ब्लीडिंग फेज का फर्स्ट डे आ गया। तो जब आपका 28वां दिन था तो उस टाइम पे क्या हुआ होगा? 28वें दिन पे हम मान के चलते हैं कि ये पहली मेंस्ट्रुअल साइकिल का एंड मान के चलते हैं, कहीं ना कहीं से तो शुरू करना है ना। तो पहली मेंस्ट्रुअल साइकिल का एंड मान के चलते हैं। तो पहली जो मेंस्ट्रुअल साइकिल थी उसमें ये आपका यूट्रस हो गया। इस यूट्रस के अंदर एंडोमेट्रियम लेयर तैयार होकर के रहती है।
ये एंडोमेट्रियम लेयर क्यों तैयार हुई होगी? ये एंडोमेट्रियम लेयर इसलिए तैयार हुई होगी, ये सोच रही होगी कि अब क्या होगा, बच्चा आएगा इसके अंदर। यूजुअली मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या होता है, अंडा रिलीज होता है, ओवम रिलीज होता है, स्पर्म आते हैं तो फर्टिलाइजेशन होता है, नहीं आते तो कुछ नहीं होता। तो ये जो यूट्रस होता है हमारा हर महीने प्रिपेयर करता है कि अगर बच्चा आया तो उसके लिए यूट्रस तैयार रहना चाहिए। तो लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो है एंडोमेट्रियम लेयर तैयार थी। एंडोमेट्रियम लेयर जो है वो कितनी बनी हुई थी, 6 to 7 mm की लेयर की थिकनेस हो रखी थी। लेकिन जैसे ही आपका 28वां दिन हुआ, ठीक है, जैसे ही आपका ये 6 to 7 mm क्या है, बन के तैयार हो रखी है। 6 to 7 mm जब आपकी लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल है, ये 6 to 7 mm क्या हो रखी है, बन के तैयार होके रखी हुई है। अब क्या होगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल में जब आपकी लास्ट डेज चल रहे होता है, 28वां दिन चल रहा होता है, तो यहाँ पे एक चीज बन के तैयार होती है, कॉर्पस ल्यूटियम। अब ये कहाँ से बना, कैसे बना, अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी हम किसी की एंडिंग से ही कहीं ना कहीं, किसी का अंत होगा तभी तो नई शुरुआत होगी ना। तो हम एंड से शुरू कर रहे हैं कि मान लो एक मेंस्ट्रुअल साइकिल खत्म हुई है। जब वो मेंस्ट्रुअल साइकिल खत्म होती है तो उस मेंस्ट्रुअल साइकिल में एक हमारे पास स्ट्रक्चर होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, कॉर्पस ल्यूटियम। ये कॉर्पस ल्यूटियम बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। अगर प्रेगनेंसी हो जाती है तो ये कॉर्पस ल्यूटियम बना हुआ रहता है। अगर प्रेगनेंसी नहीं होती है तो ये कॉर्पस ल्यूटियम धीरे 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 घटने लगता है। इस कॉर्पस ल्यूटियम की खास बात क्या है, ये कॉर्पस ल्यूटियम जो होता है एक इंपॉर्टेंट हार्मोन को रिलीज करता है। कौन से हार्मोन को, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को, ठीक है। लेकिन जैसे ही, अब मैंने आपको क्या बताया, मदर को प्रेगनेंसी नहीं हुई, कोई लेडी थी उसको इस मेंस्ट्रुअल साइकिल में प्रेगनेंसी नहीं हुई, तो ये जो कॉर्पस ल्यूटियम है जो क्या रिलीज करता है, प्रोजेस्टेरोन। बहुत ज्यादा मात्रा में क्या रिलीज करता है, प्रोजेस्टेरोन, और थोड़ी मात्रा में क्या रिलीज करता है, थोड़ी मात्रा में रिलीज करता है एस्ट्रोजन हार्मोन। ठीक है, दो हार्मोन रिलीज करेगा, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन। प्रोजेस्टेरोन ज्यादा मात्रा में, एस्ट्रोजन कम मात्रा में। अब क्या हो रहा है कि अब वो जो लेडी थी वो प्रेग्नेंट नहीं हुई, वो प्रेग्नेंट नहीं हुई, तो ये जो कॉर्पस ल्यूटियम है ये धीरे 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 डिग्रेड हो जाएगा। जब कॉर्पस ल्यूटियम डिग्रेड होगा तो डेफिनेटली प्रोजेस्टेरोन हार्मोन भी कम होगा, एस्ट्रोजन भी कम होगा, क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम क्या था, खजाना था। कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन हार्मोन की भरमार कर रहा था। अब कॉर्पस ल्यूटियम ही चला गया, घट गया, कॉर्पस ल्यूटियम का अंत आ चुका है। तो जब कॉर्पस ल्यूटियम का अंत होगा तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन भी घटना शुरू होगा और एस्ट्रोजन हार्मोन भी घटना शुरू होगा। अब धीरे धीरे प्रोजेस्टेरोन हार्मोन और एस्ट्रोजन हार्मोन ने घटना शुरू किया। अब प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की क्वांटिटी भी कम है और एस्ट्रोजन हार्मोन की क्वांटिटी भी कम है। ये दोनों के दोनों हार्मोन जो है आपकी ब्लड वेसल्स को डायलेट करके रखते हैं। क्या करके रखते हैं, ब्लड वेसल्स को डायलेट करके रखते हैं। अब ये दोनों हार्मोन की मात्रा हो गई कम, तो जो ब्लड वेसल्स डायलेट रहनी चाहिए थी वो ब्लड वेसल्स सिकुड़ जाती है, नैरो हो जाती है। क्योंकि वेसो डायलेटर क्या होते हैं, ब्लड वेसल्स को डायलेट करते हैं। बट जो एजेंट्स ब्लड वेसल को डायलेट कर रहे थे, हॉर्मोन्स ब्लड वेसल को डायलेट कर रहे थे, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन, कॉर्पस ल्यूटियम खत्म हो रहा है तो उसके साथ साथ एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन भी खत्म हो रहे हैं। तो जो ब्लड वेसल है वो चौड़ी होने के बजाय, डायलेट होने के बजाय पतली हो गई। अब आपको पता है कि बड़े पाइप से पानी जाएगा तो तेजी से जाएगा, वहीं पे आप उसकी जगह क्या कर दो, एक छोटा सा पतला पाइप ला दो, तो पानी जो है वो इतना अच्छे से नहीं जा पाएगा जितना कि चौड़े पाइप में जा रहा था। तो अब ब्लड वेसल आपकी सिकुड़ गई है। अब ब्लड वेसल सिकुड़ी तो क्या हुआ, ये आपका हो गया यूट्रस, इसके अंदर हो गई एंड्रोमेट्रियम लेयर, और यहाँ पे आपकी आ रही थी ब्लड वेसल। ये ब्लड वेसल क्या हो गई, सिकड़ी हो गई, ठीक है, सिकुड़ गई है, पतली हो गई है, नैरो हो गई है, क्योंकि जो इनको चौड़ा करके रख रहा था वो हार्मोन क्या हो गए हैं, कम हो गए हैं। तो ये जब बहुत नैरो हो जाती है तो धीरे धीरे जो ब्लड सप्लाई होती है एंडोमेट्रियम को वो थोड़ी कम हो जाती है कंपैरेटिवली। ठीक है, अब ब्लड सप्लाई जो होगी वो कम हो गई। जब किसी भी एरिया को, किसी भी सेल को, टिश्यूज को ब्लड सप्लाई नहीं जाती है तो वो धीरे धीरे नेक्रोज्ड हो जाता है। ठीक है, उसको ऑक्सीजन नहीं मिलता तो नेक्रोज्ड हो जाता है। अब सेम यहाँ पे कंसेप्ट फॉलो हो रहा है, जो ब्लड सप्लाई मिलनी चाहिए थी एंडोमेट्रियम को वो ब्लड सप्लाई नहीं मिल पा रही, क्योंकि हमारे पास प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन दोनों कम हो गए। दोनों क्या कर रहे थे, ब्लड वेसल को चौड़ा करके रख रहे थे। अब क्या हो गए, दोनों हार्मोन कम हो गए तो ब्लड वेसल सुकड़ी हो गई, ठीक है, पतली हो गई, नैरो हो गई। तो ब्लड वेसल नैरो होने की वजह से जितना उसको ब्लड सप्लाई करना चाहिए था एंडोमेट्रियम लेयर को, उतना वो सप्लाई नहीं कर पा रही है, जिसकी वजह से एंडोमेट्रियम लेयर को इनफ ब्लड और ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है। जब किसी भी सेल को, टिश्यूज को इनफ ऑक्सीजन और ब्लड नहीं मिलेगा तो वो जो लेयर है वो धीरे धीरे नेक्रोज्ड होएगी और धीरे धीरे टूटनी चालू होएगी। अब जब एंडोमेट्रियम लेयर टूटेगी तो उसके साथ साथ उसकी ब्लड वेसल और उसकी ग्लैंड्स भी टूटेगी। तो धीरे धीरे एंडोमेट्रियम लेयर टूटी, उसके साथ साथ उसकी ब्लड वेसल टूटी और ग्लैंड्स टूटी।
तो जब ब्लड वेसल टूटेंगी तो वहां से ऊज होगा, ब्लड बाहर निकलेगा, तो ब्लड भी बाहर आएगा, और ब्लड के साथ साथ एंडोमेट्रियल टिश्यूज भी हैं। ये ब्लड और जो एंडोमेट्रियल टिश्यूज हैं ये आपस में मिक्स हो जाएंगे, और यूट्रस में ये यहाँ से टूट करके नीचे आकर के क्या हो जाएंगे, इकट्ठे हो जाएंगे। यहाँ पे नीचे आकर के क्या हो गए, इकट्ठे हो गए। जब लोअर यूट्रस में कोई चीज इकट्ठी हो जाती है तो यूट्रस ब्रेन को मैसेज पहुंचाता है कि भाई मेरे अंदर कुछ है, इसको बाहर निकालो, मैं अपने अंदर ज्यादा देर कोई चीज एकोमोडेट नहीं कर सकता। तो यूट्रस क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू करेगा। यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ब्लड क्या होगा, बाहर आना शुरू हो जाएगा। तो इस तरीके से मेंस्ट्रुअल साइकिल में ब्लीडिंग फेज के दौरान आपको क्या होती है, ब्लीडिंग होती है। तो क्या अभी तक हमने डिस्कस किया कैसे कैसे हो रहा है ब्लीडिंग फेज में, उसको अभी हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो फेज आपकी हम लोग जो पढ़ रहे हैं ब्लीडिंग फेज, इसमें बेसिकली क्या हुआ, ब्लीडिंग फेज में आपका जो प्रीवियस मेंस्ट्रुअल साइकिल थी, जब पहली मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होकर के गई है, उसमें जो कॉर्पस ल्यूटियम है वो क्या हो गया, डिग्रेड हो गया। कॉर्पस ल्यूटियम भाई डिग्रेड क्यों हो रहा है, कॉर्पस ल्यूटियम तभी बना रहेगा जब फीमेल को प्रेगनेंसी होगी। अगर फीमेल को प्रेगनेंसी नहीं है तो कॉर्पस ल्यूटियम बोलता है भाई मैं अब इससे ज्यादा नहीं देख सकता हूँ, अब तुम जानो तुम्हारा काम जाने। तो ये जो कॉर्पस ल्यूटियम है ये धीरे धीरे क्या हो जाता है, डिग्रेड हो जाता है। डिग्रेड माने धीरे धीरे खत्म होने लगता है। कॉर्पस ल्यूटियम डिग्रेड होगा तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो है वो कम होएगा। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के साथ साथ आपका जो एस्ट्रोजन हार्मोन है वो भी कम हो जाएगा। अब प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन दोनों के दोनों क्या है, दोनों के दोनों अच्छे खासे वैसोडाइलेटर हैं। अब ये दोनों के दोनों क्या हो गए, कम हो गए। दोनों के दोनों कम होने की वजह से ब्लड वेसल्स क्या हो गई, वैसो कॉन्स्ट्रिक्ट हो गई। ब्लड वेसल क्या हो गई, कॉन्स्ट्रिक्ट हो गई। अब ब्लड वेसल के कॉन्स्ट्रिक्ट होने से जो ब्लड सप्लाई मिलना चाहिए था एंडोमेट्रियम को वो भी कम हो गया। डिक्रीज हो जाएगी ब्लड सप्लाई किसको, एंडोमेट्रियम को। डिक्रीज हो जाएगी ब्लड सप्लाई किसको, एंडोमेट्रियम को। अब एंडोमेट्रियम को जितनी ब्लड सप्लाई जानी चाहिए थी उतनी ब्लड सप्लाई एंडोमेट्रियम को नहीं जा रही है। एंडोमेट्रियम को ब्लड सप्लाई घटने की वजह से यहाँ पे क्या देखने के लिए मिलेगा, नेक्रोसिस। उसको ऑक्सीजन भी नहीं मिलेगा, न्यूट्रिएंट्स भी नहीं मिलेंगे। जैसे ही धीरे धीरे सेल जो है, जो आपकी एंडोमेट्रियम लेयर है वो नेक्रोसिस में जाएगी तो टूटना शुरू होगी। ठीक है, टूटना चालू होगा। क्या क्या टूटेगा, टूटना चालू होगा किस किस चीज का, एंडोमेट्रियम का। और जब एंडोमेट्रियम लेयर टूटेगी तो उसके साथ साथ उसकी ब्लड वेसल्स, जो वहां पे ब्लड वेसल्स मौजूदा जो ब्लड वेसल्स है वो भी टूटेंगी, और साथ में वहां पे जो मौजूदा ग्लैंड्स है वो भी टूटेगी। अब ब्लड वेसल भी टूट रही है, ग्लैंड्स भी टूट रही है, और एंडोमेट्रियम लेयर खुद भी श्रेड हो रही है। श्रेड होना मतलब टूट के बिखर के बाहर आना। अब ये एंडोमेट्रियम लेयर भी टूट रही है, ब्लड वेसल्स भी टूट रही है, और आपका जो है ग्लैंड्स है वो भी टूट रही है। तो ब्लड वेसल के टूटने से, ब्लड वेसल्स के टूटने से ब्लड बाहर आता है, ब्लड आता है। ठीक है, ब्लड वेसल्स के टूटने से ब्लड आता है, और ये जो ब्लड है, ब्लड प्लस एंडोमेट्रियम टिश्यूज, ये दोनों इकट्ठे हो जाते हैं। ठीक है, कौन से टिश्यूज, एंडोमेट्रियम टिश्यूज। ये सारे के सारे लोअर यूट्रस में आकर के लोअर यूट्रस में इकट्ठे हो जाते हैं। अब ये लोअर यूट्रस में जाकर के इकट्ठे हो गए। अब यूट्रस बोलेगा भाई इससे ज्यादा मैं चीजें नहीं ले सकता हूँ, इन चीजों का आप कम करो। तो अब क्या होगा, ये ब्रेन को मैसेज भेजेगा, और यूट्रस क्या करना शुरू करेगा, स्टिमुलेट, स्टिमुलेशन ऑफ यूट्रस। यूट्रस का क्या हो जाएगा, स्टिमुलेशन हो जाएगा। जब यूट्रस स्टिमुलेट करेगा तो क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, और जब यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो जो भी प्रोडक्ट है यूट्रस के अंदर सारा का सारा क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, एक्सपेल्ड हो जाएगा। ठीक है, एक्सपेल्ड आउट, एक्सपेल्ड आउट मतलब बाहर आना। तो एक्सपेल्ड आउट हो जाएगा। क्या क्या एक्सपेल्ड आउट होएगा, ब्लड बाहर आएगा, एंडोमेट्रियल टिश्यूज बाहर आएंगे, और यही आपको ब्लीडिंग फेज में देखने के लिए मिलता है। यही आपको ब्लीडिंग फेज में देखने के लिए मिलता है। तो ब्लीडिंग फेज में क्या कहानी हुई, आपको याद रखना है कि प्रीवियस साइकिल, अब जो लेडी है वो प्रेग्नेंट नहीं हुई, मदर नहीं, लेडी प्रेग्नेंट नहीं हुई।
जिसकी वजह से उसका कॉर्पस ल्यूटेम ने बोला भाई तुम प्रेग्नेंट नहीं हुई तो मेरा कोई लेना देना नहीं है, अब मैं खत्म हो रहा हूँ, मेरा काम खत्म। तो कॉर्पस ल्यूटेम धीरे धीरे कम हुआ। कॉर्पस ल्यूटेम के कम होने की वजह से प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन हार्मोन दोनों कम हो गए। दोनों ने ब्लड वेसल्स को सिकुड़ा दिया। ब्लड वेसल्स सिकुड़ गई तो एंडोमेट्रियम को ब्लड सप्लाई नहीं गई, ना ऑक्सीजन मिला ना खाना पीना मिला। एंडोमेट्रियम खाने पीना ऑक्सीजन के बिना टूटने लगी। एंडोमेट्रियम अपने साथ साथ बोली खुद तो अकेले तो डूबेंगे नहीं, डूबेंगे जन्म तुम्हें साथ लेके डूबेंगे। तो एंडोमेट्रियल टिश्यूज जो है वो अपने साथ साथ ब्लड वेसल्स और ग्लैंड्स को भी लेके डूबी। अब जब ब्लड वेसल्स टूटी तो ब्लड भी आया। अब ये जो ब्लड है और एंडोमेट्रियल टिश्यूज है दोनों आपस में मिक्स हो गए। मिक्स होकर के यूट्रस के एंड में इकट्ठे हो गए और यूट्रस को ने बोला कि भाई मेरे तो अंदर कोई भी चीज रहेगी, मेरे को तो बाहर निकालनी है। वो ब्रेन को मैसेज भेजा कि मेरे अंदर कुछ है, कुछ करो भाई, कुछ करो। तो ब्रेन ने यूट्रस को मैसेज भेजा, यूट्रस ने कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू किया। और इस कॉन्ट्रैक्ट की वजह से आपको पीरियड्स के दौरान क्या होता है, दर्द होता है। कॉन्ट्रैक्ट किया तो बाहर गंगा बह गई, जो ब्लड है वो बाहर आ गया, एंडोमेट्रियल टिश्यूज जो है वो बाहर आ गए। तो ये कुल मिला के चीजें हमारी होती है ब्लीडिंग फेज में। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब यूट्रस के अंदर ब्लीडिंग फेज चल रहा होता है तो उस टाइम पे आपका ओवरीज के अंदर कोई भी फेज नहीं चल रहा होता है। अब बात कर लेते हैं जो मेंस्ट्रुअल ब्लड है उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, कि मेंस्ट्रुअल ब्लड के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, क्या क्या चीजें होती हैं। ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं मेंस्ट्रुअल ब्लड की, क्या क्या खास खास बात होती है। ठीक है, ये जो मेंस्ट्रुअल ब्लड है इसके कैरेक्टरिस्टिक्स से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सबसे पहली चीज, मेंस्ट्रुअल ब्लड जो होता है उसका कलर कैसा होता है। अगर हम पहले और दूसरे दिन की बात करें तो जो मेंस्ट्रुअल ब्लड होता है वो पिंक कलर का होता है। कैसे कलर का होता है, पिंकिश कलर का होता है। तीसरे चौथे दिन जो होता है मेंस्ट्रुअल ब्लड आपका डार्क रेड कलर का हो जाता है। तो मेंस्ट्रुअल ब्लड पहले 2 दिन कैसा कलर होता है, पिंक कलर का होता है। धीरे धीरे जो मेंस्ट्रुअल ब्लड होता है तीसरे से चौथे दिन कैसे कलर का हो जाता है, डार्क रेड कलर का हो जाता है। फिर अमाउंट की बात करें, जो मेंस्ट्रुअल ब्लड है उसका जो अमाउंट होता है 20 से 80 ml होता है। कितना ब्लड निकलता है एक साइकिल में, 20 से 80 ml। एवरेज ब्लड की बात करें तो 35 ml जो है मेंस्ट्रुअल ब्लड जो होता है वो बाहर निकलता है। तो आपने डिस्कस किया, अभी तक हमने क्या डिस्कस किया, पहले हमने कलर का डिस्कशन किया, फिर उसके बाद हमने अमाउंट का डिस्कशन किया। अब मेंस्ट्रुअल ब्लड के अंदर क्या क्या कंटेंट बाहर आता है, क्या क्या चीजें बाहर आती है मेंस्ट्रुअल ब्लड में। तो मेंस्ट्रुअल ब्लड में जो बाहर आता है वो एक आता है ब्लड। ठीक है, ब्लड आता है। फिर आपके एंडोमेट्रियल टिश्यूज बाहर आते हैं, उसके साथ साथ म्यूकस होता है, प्रोस्टाग्लैंडिन्स होते हैं, कुछ एंजाइम्स होते हैं, कुछ बैक्टीरियाज भी होते हैं। बट ऐसे बैक्टीरिया जो कि इन्फेक्शन नहीं कर रहे हैं, ऐसे बैक्टीरिया जो कि फीवर कॉज नहीं कर रहे हैं। अगर 100.4 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज़्यादा है टेम्परेचर तो फीवर होता है। बट उसमें ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं जो कि नॉर्मल फ्लोरा है हमारा। ठीक है, वो हार्म नहीं करते, वो फीवर नहीं करते, इन्फेक्शन नहीं इंडिकेट कर रहे हैं। और कुछ वेजाइना से बाहर आया है तो थोड़े बहुत वेजाइना के एपिथेलियल टिश्यूज होते हैं। तो क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछता है सबसे पहले कि कलर कैसा होता है। ठीक है, जो मेंस्ट्रुअल ब्लड बाहर आ रहा है उसका कलर कैसा होता है। अगर हम फर्स्ट और सेकंड डे की बात करें तो कलर कैसा होता है, पिंकिश। कैसा कलर होता है, पिंकिश कलर होता है। तीसरे से चौथे दिन की बात करें तो ये कलर कैसा हो जाता है, डार्क रेड कलर का हो जाता है। कैसा कलर हो जाता है, डार्क रेड कलर हो जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछता है अमाउंट पे पूछता है। ठीक है, अमाउंट पूछता है कि नॉर्मल अमाउंट कितना होता है, 20 से 80 ml जो होता है एक साइकिल में नॉर्मल अमाउंट होता है। अगर हम एवरेज की बात करें तो 35 ml जो है वो नॉर्मल अमाउंट होता है। ये जो 35 ml है, ये जो 20 से 80 ml है, पहले साइकिल के जो हमारा ब्लीडिंग फेज है उसके पहले 2 दिन में ही ज्यादा से ज्यादा ब्लड आ जाता है। तीसरे चौथे दिन जो ब्लीडिंग होती है वो थोड़ी कम हो जाती है। जो ब्लड आना होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो 35 ml या 20 से 80 ml है, वो पहले 2 दिन में ही जो है वो ज्यादा से ज्यादा ब्लड आ जाता है। फिर जो थोड़ा बहुत ब्लड है वो आपका तीसरे से चौथे दिन में बाहर आता है। फिर हमारा जो क्वेश्चन पूछता है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है कि क्या क्या कंटेंट होता है। जो मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो ब्लड बाहर आ रहा है, जो कंटेंट बाहर आ रहा है वो बेसिकली क्या क्या है। हम तो ब्लड बोल देते हैं, ब्लड बाहर आ रहा है, लेकिन उसमें बहुत सारी चीजें बाहर आती हैं। जैसा कि अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया, क्या क्या बाहर आएगा, ब्लड बाहर आएगा। ठीक है, ब्लड के साथ साथ एंडोमेट्रियम टूटी है तो भाई एंडोमेट्रियल टिश्यूज भी बाहर आएंगे। ठीक है, एंडोमेट्रियल टिश्यूज बाहर आ गए। फिर आपका ब्लड बाहर आया, एंडोमेट्रियल टिश्यूज बाहर आए। फिर आपका क्या बाहर आता है, कुछ प्रोस्टाग्लैंडिन बाहर आते हैं। ठीक है, म्यूकस आता है बाहर क्योंकि म्यूकस ग्लैंड भी टूटी है। कुछ एंजाइम्स आते हैं बाहर। ठीक है, उसमें कुछ बैक्टीरियाज भी होते हैं। ठीक है, तो क्या क्या चीजें बाहर आई, ब्लड, एंडोमेट्रियल टिश्यू, प्रोस्टाग्लैंडिन, म्यूकस, एंजाइम,
बैक्टीरिया और आपका सेल्स ऑफ वेजाइनल एपिथेलियम। क्या आया? सेल्स ऑफ वेजाइनल एपिथेलियम। ठीक है, तो हमारा जो मेंस्ट्रुअल ब्लड है इसके अंदर क्या क्या कंटेंट बाहर आता है? इसमें जो मेंस्ट्रुअल के टाइम पे ब्लीडिंग फेज में जो चीजें हैं वो क्या क्या आती हैं? ब्लड देखने के लिए मिलता है, एंडोमेट्रियल टिश्यूज देखने के लिए मिलते हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन देखने के लिए मिलता है, म्यूकस हो गया, एंजाइम हो गया, बैक्टीरिया हो गए एंड सेल्स ऑफ वेजाइनल एपिथेलियम। और मैं फिर बोलूंगी कि जो बैक्टीरिया है वो बेसिकली नॉर्मल फ्लोरा है, ऐसे बैक्टीरिया नहीं है जो फीवर कॉज करेंगे या फिर कोई इन्फेक्शन को इंडिकेट कर रहे हैं। ये बेसिकली आपका क्या है? ये नॉर्मल फ्लोरा है जो यूजुअली देखने के लिए मिलती है मेंस्ट्रुअल साइकिल में। ठीक है, जब वेजाइना से बाहर आएगा तो वेजाइनल एपिथेलियम सेल्स भी बाहर आएंगे और कुछ वहां पे जो बैक्टीरिया वगैरह प्रेजेंट होते हैं वो भी देखने के लिए मिलते हैं। तो अभी तक हमने किस फेज के बारे में डिस्कस कर लिया? हमने ब्लीडिंग फेज जो है वो अपना कंप्लीट कर लिया। तो पहला फेज था यूट्राइन चेंजेस में सबसे पहला ब्लीडिंग फेज, जो कि हम क्या कर चुके हैं? कंप्लीट कर चुके हैं। अब नेक्स्ट फेज की तरफ चलते हैं। जो आपका सेकेंड फेज आता है वो कौन सा फेज होता है? प्रोलिफरेटिव फेज। कौन सा फेज होता है? प्रोलिफरेटिव फेज। हमने पढ़ा था जब आपका यूट्रस में प्रोलिफरेटिव फेज चल रहा होता है उसी टाइम पे ओवरीज के अंदर कौन सा फेज चल रहा होता है? फॉलिकुलर फेज। ये दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, कोरिलेटेड हैं। ठीक है, जब यूट्रस के अंदर प्रोलिफरेटिव फेज चल रहा होता है उसी सेम टाइम पे ओवरीज के अंदर कौन सा फेज चल रहा होता है? फॉलिकुलर फेज। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोलिफरेटिव फेज कब से कब तक होता है? ये 5वें से 14वें दिन तक होता है। कब तक? 5 से 14 डेज तक कौन सा फेज होता है? प्रोलिफरेटिव फेज होता है। प्रोलिफरेशन का मतलब होता है हाइपर प्लेजिया। ठीक है, हाइपर प्लेजिया। हाइपर प्लेजिया का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ सेल्स का बढ़ना। तो प्रोलिफरेशन का मतलब क्या होता है? हाइपर प्लेजिया। हाइपर प्लेजिया मतलब जो सेल का नंबर है वो बढ़ता है। ठीक है, तो प्रोलिफरेशन का मतलब क्या हो गया? सेल का नंबर बढ़ना। अभी जो हमने ब्लीडिंग फेज पढ़ा है, ब्लीडिंग फेज में मैंने आपको सबसे पहले एक चीज बताई थी, अगर आपने नोटिस किया हो तो मैंने आपको सबसे पहले एक चीज बताई थी कि जब ब्लीडिंग फेज चलता है उस टाइम पे जो एंडोमेट्रियम लेयर होती है वो पूरी बनके तैयार हो रखी थी। कितने एमएम की? यहाँ पे हमने देखा था 6 से 7 एमएम की बनके तैयार थी। लेकिन अब आपका ब्लीडिंग फेज जब हुआ तो ये एंडोमेट्रियम लेयर तो टूट गई ना। जो ब्लीडिंग फेज से पहले 28वें दिन की हम बात करें तो 6 से 7 एमएम बनके तैयार बनके खड़ी हुई थी। लेकिन अब क्या हुआ कि जैसे आपका जो ब्लीडिंग फेज है वो ओवर हुआ तो ब्लीडिंग फेज में तो एंडोमेट्रियम लेयर टूट गई ना। तो ये एंडोमेट्रियम लेयर टूटी 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 और कितने पे आ गई थी? ये टूट करके आ जाती है 1 से 2 एमएम। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन क्या बनता है कि ब्लीडिंग फेज जब शुरू हुआ तो एंडोमेट्रियम लेयर की जो मोटाई थी, जो थिकनेस थी वो 6 से 7 एमएम थी। लेकिन जैसे ही ब्लीडिंग फेज ओवर हुआ, ब्लीडिंग फेज में ब्लीडिंग हुई, ठीक है, और ब्लीडिंग फेज क्या हुआ? ओवर हुआ। ब्लीडिंग फेज जैसे ही ओवर हुआ तो एंडोमेट्रियम लेयर टूटी है। तो एंडोमेट्रियम लेयर टूट करके कितनी बची? सिर्फ 1 to 2 एमएम। तो हमारी जो नेक्स्ट फेज है, प्रोलिफरेटिव फेज, इसमें जो आपकी एंडोमेट्रियम लेयर है वो कितने एमएम की बची? 1 से 2 एमएम। अब ये तो टूट गई एंडोमेट्रियम लेयर, अब ये धीरे धीरे दोबारा से बननी चालू होती है। पहले टूटी है, अब दोबारा से बननी चालू हो रही है। बननी क्यों चालू हो रही है? कि हो सकता है इस साइकिल में वो प्रेग्नेंट हो जाए लेडी, इसलिए वो अपने आप को प्रिपेयर करती है ताकि बच्चे को रिसीव कर सके। तो अब हमारे पास एंडोमेट्रियम लेयर जो है, कौन सी लेयर? एंडोमेट्रियम लेयर, वो कितने एमएम की बची है? अब हमारे पास जो एंडोमेट्रियम लेयर है वो 1 से 2 एमएम की बची है। अब मैंने आपको बताया जब यूट्रस के अंदर प्रोलिफरेटिव फेज हो रहा है उसी सेम टाइम पे ओवरीज के अंदर कौन सा फेज हो रहा है? फॉलिकुलर फेज। नाम से ही पता लग रहा है, फॉलिकुलर फेज मतलब फॉलिकल्स की ग्रोथ आना। अब हमने एक चीज पढ़ी थी, ये हमारा ओवरी है, हमने डिस्कस किया था। ओवरी के अंदर ये वाला पोर्शन जो अंदर वाला है, ये वाला जो पोर्शन है इसको हम मेड्यूला बोलते हैं, और ये जो बाहर वाला पोर्शन है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉर्टेक्स बोलते हैं। ये हमारा क्या है? कॉर्टेक्स है। इस कॉर्टेक्स के अंदर क्या होते हैं? फॉलिकल्स ग्रो करते हैं। ठीक है, इसके अंदर क्या ग्रो करते हैं? फॉलिकल्स। ऐसे समझ लो आप कि एक पन्नी की थैली होती है, उस थैली के अंदर आपका अंडा है। तो वो जो थैली है पहले छोटे साइज की होती है, फिर और मोटी होती है, फिर और मोटी होती है, फिर और मोटी होती है, और बिल्कुल तैयार हो जाती है। जब तैयार हो जाती है तो टूटती है, अंदर से अंडे को बाहर निकाल देती है। तो एक प्रोटेक्टिव लेयर की तरह जो होती है इसके अंदर फॉलिकल्स बनते हैं। तो ये जो कॉर्टेक्स है इसके अंदर बेसिकली क्या बनते हैं? फॉलिकल्स बनते हैं। अब ये जो फॉलिकल्स बनते हैं ये फॉलिकुलर, जब ओवरीज की बात कर रही हूं मैं, जब हमारी यूट्रस के अंदर कौन सी फेज चल रही है? प्रोलिफरेटिव फेज। उसी सेम टाइम पे ओवरीज के अंदर कौन सी फेज चल रही है? फॉलिकुलर फेज। तो नाम से ही पता लग रहा है फॉलिकुलर फेज मतलब फॉलिकल्स की ग्रोथ होना।
अब ये फॉलिकल्स बनते कहाँ हैं? जो हमने ओवरी पढ़ी थी, ओवरी के कॉर्टेक्स में मैंने आपको पढ़ाया था कि वहां पे ग्रोइंग फॉलिकल्स होते हैं। ऐसे फॉलिकल्स होते हैं जो दिन पर दिन ग्रो कर रहे होते हैं। तो पहले आपका बनता है प्राइमोर्डियल फॉलिकल, फिर बनता है प्राइमरी फॉलिकल, फिर बनता है सेकेंडरी फॉलिकल, फिर बनता है ग्रोइंग फॉलिकल। प्राइमोर्डियल फॉलिकल, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, ग्रोइंग फॉलिकल, तो सॉरी ग्राफियन फॉलिकल। तो ये जो फॉलिकल्स है ये ग्रो कर रहे हैं, और जब फॉलिकल्स ग्रो करते हैं तो वो एक हार्मोन रिलीज करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट हार्मोन एस्ट्रोजन। कौन सा हार्मोन रिलीज हो रहा है? एस्ट्रोजन। तो हमारा ओवरीज के अंदर अभी क्या चल रहा है? ओवरीज के अंदर चल रही है हमारी फॉलिकुलर फेज। कौन सी फेज चल रही है सेम टाइम पे? जब यूट्रस के अंदर प्रोलिफरेटिव फेज चल रही है उस टाइम पे ओवरीज के अंदर कौन सी फेज चल रही है? फॉलिकुलर फेज चल रही है। अब ये जो फॉलिकुलर फेज है इसमें क्या होता है? ग्रोथ ऑफ द फॉलिकल्स। जो फॉलिकल्स होते हैं भाई वो क्या करते हैं? ग्रो करते हैं, उनका साइज बढ़ता है। ठीक है, जब फॉलिकल्स ग्रो करते हैं तो वो एक इंपॉर्टेंट हार्मोन रिलीज करते हैं, दैट इज एस्ट्रोजन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हार्मोन। कौन सा हार्मोन रिलीज हो रहा है यहाँ पे? एस्ट्रोजन हार्मोन रिलीज हो रहा है। तो जब ओवरीज के अंदर फॉलिकुलर फेज चल रही है उसी सेम टाइम पे यूट्रस के अंदर प्रोलिफरेटिव फेज चल रही है। तो ओवरीज के अंदर फॉलिकल्स क्या कर रहे हैं? ग्रो कर रहे हैं। तो जब फॉलिकल्स ग्रो करते हैं, जब ग्रोइंग फॉलिकल्स होते हैं तो वो एक हार्मोन रिलीज करते हैं। कौन सा हार्मोन? एस्ट्रोजन हार्मोन। कौन सा हार्मोन रिलीज करते हैं? एस्ट्रोजन हार्मोन रिलीज करते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है। अब ओवरीज ने तो फॉलिकल्स को ग्रो किया, और जैसे ही फॉलिकल्स ग्रो किए उन्होंने रिलीज कर दिया एस्ट्रोजन हार्मोन। ये एस्ट्रोजन हार्मोन है, ये कहाँ पे आकर के एक्ट करता है? यूट्रस पे एक्ट करता है। कहाँ पे आ जाता है? यूट्रस के पास आ जाता है। यूट्रस को बोलता है कि जो तुम्हारा नुकसान हुआ है, जो तुम्हारा घर टूटा है, जो तुम 1 से 2 mm की रह गई हो, अब हम तुम्हारे अंदर कराएंगे प्रोलिफरेशन। ठीक है, तो ये एस्ट्रोजन हार्मोन यूट्रस के पास आता है, और यूट्रस के पास आकर के कराता है प्रोलिफरेशन। क्या कराता है? प्रोलिफरेशन। प्रोलिफरेशन का मतलब क्या होता है? हाइपरप्लेजिया। प्रोलिफरेशन का मतलब क्या होता है? हाइपरप्लेजिया। हाइपरप्लेजिया मतलब सेल का नंबर बढ़ना। तो हाइपरप्लेजिया का मतलब क्या होता है? कि जो सेल होता है उसका नंबर बढ़ता है। ठीक है, हमारे पास दो चीजें होती हैं, एक हमारे पास होता है हाइपरप्लेजिया और दूसरा हमारे पास होता है हाइपरट्रॉफी। दो चीजें हमारे पास, क्या क्या? एक है हमारे पास हाइपरप्लेजिया, एक होता है हाइपरट्रॉफी। हाइपरप्लेजिया लिख लो। हाइपरप्लेजिया का मतलब क्या होता है? सेल का नंबर बढ़ना। और हाइपरट्रॉफी का मतलब क्या होता है? सेल का साइज बढ़ना। तो यहाँ पे ये जो एस्ट्रोजन हार्मोन है, जो किसने रिलीज किया? ओवरीज ने। ओवरीज ने कैसे रिलीज किया? उनके अंदर फॉलिकल्स ग्रो कर रहे हैं, और जब फॉलिकल्स ग्रो करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट हार्मोन रिलीज करते हैं, एस्ट्रोजन हार्मोन। ये एस्ट्रोजन हार्मोन किसके पास आया? यूट्रस के पास आया, और यूट्रस को स्टिमुलेट किया, और यूट्रस को बोला कि भाई मैं एस्ट्रोजन हार्मोन तुम्हारे पास भेज दिया हूं। तो एस्ट्रोजन हार्मोन यूट्रस के पास आया और यूट्रस के अंदर कराया हाइपरप्लेजिया। हाइपरप्लेजिया का ही कोई हम क्या बोलते हैं? प्रोलिफरेशन। और प्रोलिफरेशन और हाइपरप्लेजिया का मतलब होता है सेल का नंबर बढ़ना। तो जो सेल टूटी थी एंडोमेट्रियम की, 6 से 7 mm से टूट करके 1 से 2 mm रह गई थी, वो धीरे धीरे बढ़ना क्या होगी? चालू होगी। तो हमारे पास अब जो है यूट्रस के पास एक बहुत अच्छा हार्मोन आया एस्ट्रोजन, जो उसे किसने भेजा? उसके प्रिय ओवरीज ने भेजा। अब ये जो एस्ट्रोजन हार्मोन है ये क्या कराता है? प्रोलिफरेशन कराता है। क्या कराता है? प्रोलिफरेशन कराता है। इसे प्रोलिफरेशन बोल लो या फिर क्या बोल लो? हाइपरप्लेजिया बोल लो। हाइपरप्लेजिया इनका मतलब क्या होता है? इनका मतलब होता है नंबर ऑफ सेल्स का बढ़ना, नंबर ऑफ सेल्स का बढ़ना। तो जो एंडोमेट्रियम लेयर जो थी, जो टूट के 1 to 2 mm रह गई थी, ये इसको बढ़ा करके 3 से 4 mm कर देता है, क्योंकि प्रोलिफरेशन हो रहा है ना, हाइपरप्लेजिया हो रहा है, जो सेल का नंबर है वो बढ़ रहा है। अब सेल का नंबर बढ़ेगा तो जो एंडोमेट्रियम लेयर है उसकी मोटाई भी बढ़ेगी। ठीक है, तो ये नंबर ऑफ सेल जो बढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ सेल बढ़ रहे हैं, आपका प्रोलिफरेशन हो रहा है, हाइपरप्लेजिया हो रहा है। किस किस का प्रोलिफरेशन हो रहा है? जो जो चीजें टूटी थी अब वो चीजें बननी शुरू हो जाएगी। जो जो चीजें हमने पढ़ा है कि टूटी थी वो सारी चीजें बननी शुरू हो जाएगी। तो प्रोलिफरेशन किसका होगा? एंडोमेट्रियल टिश्यूज का। किसका? एंडोमेट्रियल टिश्यूज का। और इसके साथ साथ क्या टूटा था आपका? इसके साथ साथ ब्लड वेसल्स टूटी थी, तो ब्लड वेसल्स का भी जो है जो नंबर है वो बढ़ेगा। फिर इसके साथ क्या टूटा था? ग्लैंड्स भी टूटी थी। तो प्रोलिफरेशन होगा एंडोमेट्रियल टिश्यूज का भी, ब्लड वेसल्स का भी, और ग्लैंड्स का। और इसकी वजह से जो एंडोमेट्रियम लेयर है, जो एंडोमेट्रियम लेयर है, एंडोमेट्रियम लेयर की थिकनेस बढ़ जाएगी। क्या बढ़ जाएगा? एंडोमेट्रियम लेयर की थिकनेस बढ़ जाएगी। ठीक है, अब एंडोमेट्रियम लेयर की जो मोटाई है वो क्या हो गई?
बढ़ गई। अब एंडोमेट्रियम लेयर की मोटाई बढ़ गई, जो 1 से 2 mm थी वो अभी बढ़ के कितनी हो गई 3 to 4 mm। तो प्रोलिफरेशन फेज में क्या हुआ, सेल्स का जो नंबर है वो बढ़ा। ठीक है, सेल्स का नंबर किसने बढ़ाया, एस्ट्रोजन हार्मोन। कौन से हार्मोन ने, एस्ट्रोजन हार्मोन। एस्ट्रोजन हार्मोन कहां से आया, ओवरीज से आया, क्योंकि ओवरीज के अंदर क्या ग्रो कर रहे हैं, फॉलिकल्स ग्रो कर रहे हैं। और जब ओवरीज के अंदर फॉलिकल्स ग्रो कर रहे हैं तो वो फॉलिकल्स ग्रो करके कौन सा हार्मोन रिलीज कर रहे हैं, एस्ट्रोजन। वो एस्ट्रोजन किसके पास आ रहा है, यूट्रस के पास। और यूट्रस के पास आकर के जो सेल का नंबर है उन सेल के नंबर को क्या कर दे रहा है, बढ़ा दे रहा है। और सेल का नंबर बढ़ रहा है तो जो लेयर टूट के वो 1 से 2 mm की रह गई थी वो बढ़ के कितनी हो गई, 3 से 4 mm की हो गई। अब हम थर्ड फेज की बात करते हैं यूट्रस के अंदर। जो थर्ड फेज है वो आपकी क्या है, सिक्रेटरी फेज। क्या नाम है, सिक्रेटरी फेज। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिपरेटरी फेज। प्रिपरेटरी फेज नाम से ही पता लग रहा है ये अपने आप को क्या कर रही है भाई, तैयार कर रही है। ये अपने आप को तैयार कर रही है कि अंडा आए, स्पर्म से टकराए, बच्चा बने और मैं उस बच्चे को क्या कर लूं, रिसीव कर लूं। उस एम्ब्रियो को, उस जाइगोट को मैं रिसीव कर लूं। इसलिए यूट्रस अब अपने आप को पूरी तरीके से तैयार कर लेगी। यूट्रस हर महीने अपने आप को तैयार करती है प्रेगनेंसी के लिए, चाहे प्रेगनेंसी हो या ना हो, लेकिन यूट्रस कभी भी धोखा नहीं देती है, यूट्रस हमेशा तैयार रहती है। अब सिक्रेटरी फेज और प्रिपरेटरी फेज, पहली बात करते हैं कब से कब तक चलता है। तो ये आपका 15वें से 28वें दिन तक चलता है। कब तक, 15वें से 28वें दिन तक। तो जब यूट्रस के अंदर सिक्रेटरी फेज चल रहा है, जब यूट्रस के अंदर प्रिपरेटरी फेज चल रहा है, उसी सेम टाइम पे ओवरीज के अंदर कौन सा फेज चल रहा है, ल्यूटियल फेज। ल्यूटियल फेज का मतलब जो है वो कॉर्पस ल्यूटियम पे बना है। तो ल्यूटियल फेज में आपको अभी फिलहाल इतना ही याद रखना है, ल्यूटियल फेज में एक चीज बन के तैयार होती है, कॉर्पस ल्यूटियम, जो हमने सबसे शुरू में पढ़ी थी कि कॉर्पस ल्यूटियम अब खत्म हो रही है। अब यहाँ पे 15वें से 28वें दिन में ओवरीज के अंदर क्या बन के तैयार हो जाती है, कॉर्पस ल्यूटियम बन के तैयार हो जाती है, जो प्रेगनेंसी का इंतजार करती है। अगर प्रेगनेंसी होगी तो कॉर्पस ल्यूटियम बनी रहती है, प्रेगनेंसी नहीं होती तो कॉर्पस ल्यूटियम अपने आप ही क्या हो जाती है, धीरे धीरे टूटने लगती है और हमारी साइकिल शुरू हो जाती है। तो कुल मिला के बात यह है कि जब आपका यूट्रस के अंदर सिक्रेटरी फेज चल रही है, प्रिपरेटरी फेज चल रही है, उसी टाइम पे ओवरीज के अंदर जो है आपकी ल्यूटियल फेज चल रही है, कॉर्पस ल्यूटियम बनके तैयार है। आपको क्या याद रखना भी फिलहाल के लिए, ओवरीज के अंदर उस टाइम पे कॉर्पस ल्यूटियम बनके तैयार है। कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट जो हार्मोन रिलीज करता है वो है प्रोजेस्टेरोन। कौन सा हार्मोन रिलीज करता है, प्रोजेस्टेरोन। तो दो चीजें आपको याद रखनी है, एक थे हमने पढ़ा था पिछली साइकिल में ग्रोइंग फॉलिकल्स, और अभी इस फेज में हम पढ़ रहे हैं कॉर्पस ल्यूटियम। तो ग्रोइंग फॉलिकल्स ज्यादा रिलीज करते हैं एस्ट्रोजन और कॉर्पस ल्यूटियम ज्यादा रिलीज करता है प्रोजेस्टेरोन। तो यूट्रस के अंदर हमारा क्या चल रहा है, यूट्रस के अंदर हमारी चल रही है फॉलिक्यूलर फेज। कौन सी फेज चल रही है, सॉरी ल्यूटियल फेज, नॉट फॉलिक्यूलर फेज। कौन सी फेज चल रही है, ल्यूटियल फेज। तो जब आपका यूट्रस में सिक्रेटरी फेज चल रही है, जब यूट्रस में कौन सी फेज चल रही है, सिक्रेटरी फेज चल रही है, उस सेम टाइम पे ओवरीज के अंदर कौन सी फेज चल रही है, ल्यूटियल फेज। तो ल्यूटियल फेज में क्या बन के तैयार होता है, आपको क्या याद रखना है, ये ल्यूटियल फेज में बन के तैयार होता है कॉर्पस ल्यूटियम। क्या बन के तैयार होता है, कॉर्पस ल्यूटियम। अब ये जो कॉर्पस ल्यूटियम है ये ज्यादा मात्रा में क्या रिलीज करता है, कॉर्पस ल्यूटियम ज्यादा मात्रा में रिलीज करता है प्रोजेस्टेरोन। कौन सा हार्मोन, प्रोजेस्टेरोन। ग्रोइंग फॉलिकल्स एस्ट्रोजन, कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरोन। तो ये जो प्रोजेस्टेरोन है कॉर्पस ल्यूटियम ज्यादा मात्रा में रिलीज करता है और कम मात्रा में रिलीज करता है एस्ट्रोजन। तो कॉर्पस ल्यूटियम ज्यादा मात्रा में क्या रिलीज कर रहा है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, और कम मात्रा में क्या रिलीज कर रहा है, एस्ट्रोजन। पिछली साइकिल में एस्ट्रोजन निकला था, एस्ट्रोजन ने क्या कराया था, हाइपर प्लेजिया कराया था। इस साइकिल में, इस फेज में आपका प्रोजेस्टेरोन हार्मोन ज्यादा निकल रहा है, और प्रोजेस्टेरोन क्या कराता है, हाइपरट्रॉफी। हाइपरट्रॉफी मतलब सेल का साइज बढ़ाना। क्या कराता है, सेल के साइज को बढ़ाता है। वहां पे सेल के नंबर बढ़ रहे थे, यहाँ पे जो नंबर बढ़ा है सेल का, उनके साइज को खींच खींच करके, सेल को खींच खींच के साइज को बढ़ा रहा है। तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन हमारा यहाँ पे क्या कराता है, हाइपरट्रॉफी। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन क्या करा रहा है, हाइपरट्रॉफी करा रहा है। हाइपरट्रॉफी का मतलब क्या होता है, सेल का साइज बढ़ना, सेल का साइज बढ़ना। ठीक है, तो हाइपरट्रॉफी हुआ, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन ने क्या करा, सेल के साइज को बढ़ा दिया, और एस्ट्रोजन आपका से अपना काम करता रहेगा। एस्ट्रोजन जो है वो अपना हाइपरप्लेजिया करता रहेगा,
सेल के नंबर को बढ़ाता रहेगा, वहीं पे हाइपरट्रॉफी जो सेल का नंबर बढ़ रहा है खींच खींच के उसके साइज को बढ़ाता रहेगा। तो साइज बढ़ रहा है तो मतलब किसका साइज बढ़ रहा है? डेफिनेटली एंडोमेट्रियम का साइज बढ़ रहा है। यूट्रस के अंदर क्या है? एंडोमेट्रियम लेयर। एंडोमेट्रियम लेयर का साइज बढ़ रहा है क्योंकि वही टूटी थी। तो जो सेल का साइज 3 to 4 mm था किस में? प्रोलिफरेटिव फेज में, वो यहाँ पे सेल का साइज बढ़ रहा है किस हार्मोन की वजह से? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। कहां से निकल रहा है? ओवरीज से। ओवरीज क्यों निकाल रही है? क्योंकि उसके पास क्या बना हुआ है? कॉर्पस ल्यूटियम। कैसे बनता है वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो ये जो 3 से 4 mm जो एंडोमेट्रियम लेयर थी वो यहाँ पे साइज बढ़ जाएगा और कितने mm की हो जाएगी? 6 to 7 mm। कितने mm की हो जाएगी? 6 to 7 mm की हो जाएगी। तो अब जो ये जो आपका सिक्रेटरी फेज है इसमें एंडोमेट्रियम टिश्यू का साइज बढ़ेगा, ब्लड वेसल्स का साइज बढ़ेगा और जो आपके ग्लैंड्स है उनका साइज बढ़ेगा। साइज बढ़ने की वजह से जो ब्लड वेसल्स होती है और जो आपकी ग्लैंड्स होती है वो इस तरीके से स्पाइरल शेप हो जाती है, टॉर्चरस शेप हो जाती है, जिसे हम क्या बोलते हैं? कॉर्क स्क्रू शेप। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ब्लड वेसल्स जो है, ब्लड वेसल्स होगी आपकी, ग्लैंड्स होगी, ठीक है, एंडोमेट्रियम होगी, के साइज बढ़ने की वजह से इनका शेप टॉर्चरस हो जाता है। कैसा हो जाता है? टॉर्चरस हो जाता है। टॉर्चरस बोल लो या फिर कैसा हो जाता है? स्पाइरल हो जाता है। कैसी दिखेंगी ब्लड वेसल्स और ग्लैंड्स? इस तरीके की। इसे हम क्या बोलते हैं? टॉर्चरस बोलते हैं, स्पाइरल शेप बोलते हैं। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि ब्लड वेसल, ग्लैंड्स, एंडोमेट्रियम ये सारी अपने साइज में बढ़ रही है। नंबर तो बढ़ ही रहा था साथ में, अब इनका क्या बढ़ रहा है? साइज बढ़ रहा है। तो जब किसी भी चीज का साइज बढ़ता है, आप खींचते हो, आप एक रबड़ को खींचोगे फिर वो अपनी शेप में आएगी तो वो थोड़ी सी टॉर्चरस हो जाती है। तो जो ये ब्लड वेसल्स हैं, जो ये ग्लैंड्स हैं, जो ये एंडोमेट्रियम है, इनका जो साइज है वो बढ़ रहा है। बढ़ने की वजह से इनकी जो शेप होती है वो कैसी हो जाती है? टॉर्चरस शेप हो जाती है, स्पाइरल शेप हो जाती है, या फिर इसको बोलते हैं कॉर्क स्क्रू। क्या बोलते हैं? कॉर्क स्क्रू। ये भी पूछा जाता है कि कॉर्क स्क्रू जो शेप है, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। जो कॉर्क स्क्रू शेप है ब्लड वेसल्स की, ग्लैंड की, वो आपको कौन से फेज में देखने के लिए मिलती है? तो कौन से फेज में? सिक्रीटरी फेज में। क्यों देखने के लिए मिल रही है? क्योंकि साइज बढ़ रहा है। साइज बढ़ रहा है तो कैसी शेप हो जा रही है? टॉर्चरस, स्पाइरल, कॉर्क स्क्रू। तो ये हमारा सिक्रेटरी फेज में हुआ। जो ब्लीडिंग फेज में जो लेयर थी वो टूट करके 1 से 2 mm हो गई थी। ठीक है, यहाँ पे हम देख लेते हैं ब्लीडिंग फेज से पहले हमारी जो एंडोमेट्रियम लेयर थी वो 6 से 7 mm की थी। ये टूट करके कितनी हो गई ब्लीडिंग फेज में? ब्लीडिंग फेज में ये 1 से 2 mm हो गई। फिर प्रोलिफरेटिव फेज में ये थोड़ा इसका नंबर बढ़ा तो कितनी हो गई? 3 से 4 mm हो गई। फिर आपका प्रोलिफरेटिव फेज के बाद सिक्रेटरी फेज में इसका नंबर तो बढ़ा, साथ में इसका साइज भी बढ़ा, फिर से कितनी हो गई? 6 से 7 mm हो गई। ठीक है, बन के तैयार हो गई। अब दोबारा से ब्लीडिंग फेज आएगा, दोबारा से टूटेगी, प्रोलिफरेटिव फेज आएगा फिर बनेगी, सिक्रेटरी फेज आएगा फिर बनेगी। अगर प्रेगनेंसी हो गई तो यहीं पे रुक जाएगा, 9 महीने तक मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आती है। अगर प्रेगनेंसी नहीं हुई तो दोबारा से नेक्स्ट साइकिल आएगी। तो आज की क्लास में जो हमने डिस्कस किया, मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है, एचपीओ एक्सिस क्या होता है, कुछ फैक्ट्स के बारे में डिस्कस किया। फिर हमने जो है आपका डिस्कस किया फेजेस के बारे में, यूट्राइन फेज और मेंस्ट्रुअल, यूट्राइन फेज और ओवेरियन फेज। उस साइकिल के अंदर कौन कौन से फेजेस होते हैं उनके बारे में डिस्कस किया। और हमने अभी तक यूट्रस में, गर्भाशय में होने वाले बदलाव के बारे में डिस्कस किया। कौन कौन सी फेजेस होती है? ब्लीडिंग फेज होती है, प्रोलिफरेटिव फेज होती है, सिक्रेटरी फेज होती है, किसमें क्या क्या चीजें देखने के लिए मिलती है उसके बारे में डिस्कस किया, क्या क्या क्वेश्चन पूछते हैं उसके बारे में डिस्कस किया। मैं आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की क्लास समझ में आई हो। अगर आपको आज की क्लास से कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। मैं आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे से मेहनत करके पढ़ाई कर रहे हैं। मैं अब आपसे मिलूंगी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए शुभ रात्रि, अच्छे से पढ़ें, मेहनत करें। थैंक यू।